दोस्तों नमस्कार। हाँ जी, सब बढ़िया। आजकल चैनल पे थोड़ा वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम है। कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा कि जितना हो सके चैनल पे वीडियोस डाली जाए, लेकिन यदि आपको हमसे बहुत प्यार है और आप रोज हमारी आवाज सुनना चाहते हैं तो आप अपडेटोपीडिया पे आ सकते हो, जहाँ रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, मेगा प्रोजेक्ट्स में जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलो अभी जो हो रहा है वो तो सही है, लेकिन पिछले 8-9 सालों में जो हुआ है ना वो कतई नेक्स्ट लेवल काम हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि कैसे एक डिकेड यानी 10 सालों से भी पहले भारत पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ भाई भारत में, आओ आज की इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि मॉर्गन स्टैनले मेरी बुआ की कंपनी नहीं है, यानी आप इस पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो टाइम टाइम पे कंट्रीज की ग्रोथ की रिपोर्ट्स निकालती है, और दुनिया की काफी बड़ी कंपनीज इनकी रिपोर्ट्स को देख करके ही ये अंदाजा लगाती है कई बार कि क्या इस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो इनकी रिसेंट आई रिपोर्ट ने ये बोला है कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस दिखाई है, जो डेवलपमेंट किया है, ये अद्भुत है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी डिजिटल ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। एग्जांपल के लिए अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज को इंडिया ने पीछे छोड़ा है, और अगले कुछ ही सालों में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया। साथ ही इंडिया में कितने ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इस बीच लिए गए थे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति मास्टर प्लान, उज्ज्वला स्कीम, मतलब ये तो बस कुछ नाम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका इफेक्ट भारत पर दिखना ही था, और इसीलिए मॉर्गन स्टैनले ये बोलने से भी पीछे नहीं रहा कि अगर इंडिया ऐसे ही ग्रो करता रहा तो 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, ये पोटेंशियल है। तो आओ डिस्कस करते हैं वो कौन सी चीजें हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से इतनी प्राउड वाली न्यूज हमें देखने को मिली है। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये कहा गया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। क्या मतलब हुआ कि भारत सरकार ने सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स काफी हद तक कट किया है। आज से 7 से 8 साल पहले ये कॉर्पोरेट टैक्स 25% के आसपास था, तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी महंगी हो जाती थी, तो कंपनीज को कभी भी उसका फायदा नहीं मिला, जबकि आज वो टैक्स सिर्फ 15% है, जिस कारण बहुत सी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। और चाहो तो आप मेरी बात पे या मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पे विश्वास मत करो, आपने खुद भी ये ध्यान दिया होगा कि टाइम के साथ में इंडिया में बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर होने लगी हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी इंडिया में, आज हमें न्यूज मिलती है कि इंडिया ऑन इट्स वे टू डोमिनेट द ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में $105 बिलियन तक का प्रोडक्शन माइलस्टोन आज अचीव कर चुका है। तो ये अपने आप तो नहीं हुआ है, बनाई गई पॉलिसीज का ही रिजल्ट है, की गई मेहनत का ही फल है। और इस मेहनत में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना जोड़ा जाए तो शायद ही हार्डवर्क को जस्टिस नहीं कर पाऊंगा मैं। पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इंप्रूवमेंट इंडिया ने दिखाई है, वो भले ही रोड्स हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से लेकर ग्राउंड लेवल पे लोगों को हर जरूरत की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 100 स्मार्ट सिटीज मिशन तक इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक नया जीवन दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर भी इंडियन गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए सीधा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगाएगी। 2020-21 में हर महीने 37 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए गए, और 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का टारगेट रखा गया है 2024-25 तक अंडर PM गति शक्ति मिशन। आज से 10 साल पहले लगभग 6.3% रेलवे इलेक्ट्रिफाइड थी, आज ये नंबर 42% से ऊपर चला गया है, जहां कुछ स्टेट्स इंडिया के अंदर 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं। और इसके अलावा तो रेलवेज में चल रहे प्रोजेक्ट्स हो, नई ट्रेन, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, RRTS, हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे मेट्रो, ये सब ट्रेन से इनका कॉन्सेप्ट पिछले 10 सालों के अंदर ही आया है रेलवेज में। इसके अलावा एयरवेज में उड़ान स्कीम की वजह से 66 नए छोटे मोटे एयरपोर्ट्स और 415 रूट्स इसके तहत नए ऑपरेशनल किए गए हैं, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लाइट्स को यूज कर सकते हैं। वाटरवेज में सागरमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से बंदरगाहों को रिडेवलप कर उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, उन्हें मॉडर्न बनाया गया है, और 2014 से अभी तक इंडिया के अंदर 79% कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ी है इस वजह से। लेकिन इंडिया में जो ये काम होता है इतना सारा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन लोगों का होता है जो इसे कंप्लीट करते हैं। सोचो कल के दिन हमारे पास पैसा है, मन भी है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कंपनीज ना हो लेकिन बनाने के लिए, फिर बना दोगे? नहीं,
तो लॉरेंस एंड मायो को जानते हो आप? हाँ, आपने इनका नाम ऑप्टिकल फील्ड्स में सुना होगा शायद, लेकिन 1877 में इंडिया के अंदर फाउंडेड, यानी आज से लगभग 146 इयर्स पहले फाउंडेड ये कंपनी इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ देख रहे हो ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें सर्विंग, मैपिंग, स्पेशल डेटा एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, लैंड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है जो आप सोच सकते हो। एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सब कुछ यूज होता है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग, डिजाइनिंग, हमारे रोड्स, रेलवेज, इन सबके प्लानिंग के लिए लॉरेंस एंड मायो द्वारा। दूसरे पॉइंट की बात करूं अगर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे आपने जो शुरू तो होते हैं लेकिन खत्म नहीं हो पाते। इंडिया को कई बार इन प्रोजेक्ट से नुकसान हुआ है, तो क्यों नहीं इंडियन कंपनीज का ही यूज करें जो टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लैंड से रिलेटेड डेटा सबको कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्क कम हो सके और इंजीनियर्स एटलीस्ट इस चीज पे कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ, इस ज्योग्राफिकल कंडीशन में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। रिस्क को मैनेज करना, अगर कभी कोई डिजास्टर आ जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, ये सब सोचना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना असल में इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंडिया में लॉरेंस एंड मायो जैसी कंपनी हो तो पॉसिबल हो जाता है। मैं इंफ्रा की बात कर रहा था, इसलिए मैंने इनकी भी बात कर ली, क्योंकि आज की वीडियो को इन्होंने स्पॉन्सर किया है और ये कंपनी एक्चुअली एक्यूरेट स्पेशल इंफॉर्मेशन और एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसकी मदद से ही आप आज इंडिया के अंदर ऐसे डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड और मैनेज्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख पा रहे हो। और डेफिनेटली इनके डेटा और टेक्नोलॉजी को यूज कर इंडिया और उसके इंजीनियर्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ एनवायरनमेंट पे कम से कम इफेक्ट हो, इसकी श्योरिटी भी हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, साथ ही ड्यूरेबिलिटी और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हो जाता है। तो चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, भारत की लॉरेंस एंड मायो कंपनी के बारे में भी आपको बता दिया, जो बिहाइंड द कर्टन रह के इंडिया को सर्व कर रही है इतने सालों से। लेकिन भारत में जो खुलेआम काम कर रहे हैं उनके बारे में भी तो बात करेंगे। जी, खुलेआम काम मतलब जो खुलेआम इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा क्योंकि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट की बाढ़ लगाई है कंट्री के अंदर। पिछले ही कुछ सालों में बहुत ज्यादा एफडीआई कंट्री के अंदर देखने को मिला है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अच्छी बात ये रही कि गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है एफडीआई के ऊपर। इंडिया के अंदर एफपीआई में भी इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन उसके इन्वेस्टर्स 1-2 साल के लिए ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और बाय बाय। तो इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होता, जबकि एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कंट्री में लंबे समय के लिए। ये कंट्री के लिए फायदेमंद होता है, कंट्री की ग्रोथ में काफी मदद करता है और पिछले कुछ सालों में इसमें खासा ध्यान दिया गया है। साथ ही इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर भी हमें हेल्दी कंपटीशन देखने को मिला है कि कौन ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर पाएगा। ये चीज लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ये चीज आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज का सेंटीमेंट इंडिया और चाइना को लेकर के कैसा है। ये ग्राफ बता रहा है जहाँ पे 2014-15 इससे पहले आपको ये नेगेटिव ही दिख रहा होगा, जबकि उसके बाद एकदम इसमें ऊपर की तरफ स्पाइक आया था। ओवरऑल एवरेज कंपेयर करोगे तो 1-2 जगहों पे हमें नेगेटिव ग्राफ दिखता है, उसमें से एक वो टाइम भी है जब कोविड था, लेकिन स्टिल ये मोर और लेस ऊपर ही गया है। साथ ही मॉर्गन स्टैनले ने एक और चीज कोट की है, खासकर आत्मनिर्भर भारत। खासकर कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत उन इनिशिएटिव्स में से एक है जिसने बहुत फायदा दिया है इंडिया को पिछले कुछ सालों में। इससे इंडिया लेस डिपेंडेंट बना है इंटरनेशनल फैक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग पे, साथ ही कई सेक्टर्स इस वजह से इंडिया के अंदर ग्रो कर पाए हैं। इंडिया ने इससे डोमेस्टिक नीड भी पूरी की है, कई चीजों का एक्सपोर्ट भी शुरू किया है, जिसने अल्टीमेटली फायदा दिया है इकोनॉमी को। और ये चीज इनडायरेक्टली मॉर्गन स्टैनले ने प्रोवाइड भी कर दी है कि इंडिया की ग्रोथ अगले 2 साल ऑलमोस्ट 6% की रहेगी। यानी दुनिया में थोड़ा बहुत रिसेशन का माहौल बना हुआ है, स्टिल इंडिया मोस्ट प्रोबेबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। 2030 के आसपास इंडिया पर कैपिटा में $5,000 को क्रॉस कर सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली बहुत तगड़े तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहा है, तो इसका तो हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। इंफ्रा एक बार अच्छे से तैयार हो जाए, इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि देखो ये चीज तो है कि इंफ्रा हमारा अभी भी बड़ी कंट्री जैसे चाइना, अमेरिका, जापान, इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ऑल्दो लॉरेंस एंड मायो जैसी कंपनीज हैं जो इंडिया के लिए काम कर रही हैं उन्हें वर्ल्ड लेवल तक ले जाने में, लेकिन उस लेवल का इंफ्रा ना होना हमें थोड़ा सा जरूर पीछे रखता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, कई बार कंपनीज फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाती है और इसका नुकसान रहता है, चाहे थोड़ा सा ही हो। इसलिए फ्यूचर में कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जो इंडिया को नीचे खींचे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी क्योंकि पर कैपिटा बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा नियर फ्यूचर में, और इंडिया ही एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मेन सुपर पावर होने वाला है ग्रोथ के लिए। लेकिन ये चीज पॉसिबल है तभी जब बस पॉलिसीज के साथ फ्यूचर में छेड़छाड़ ना की जाए, जो ग्रोथ इंडिया की है इसको खराब करने के लिए कुछ ना किया जाए, तो इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बाकी देखते हैं, आपको कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अभी आपको मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़नी हो तो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो, जहां आपको क्लियरली सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और मुझे मिलेगी मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक छोड़ दूंगा। मिलूंगा नई वीडियो में फिर से जल्द ही किसी नए बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।